हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट जीके रिवीजन का नेक्स्ट क्लास में हम आपको वेलकम करता हूं। पिछले क्लास में हम आपको मौर्य काल पढ़ाए थे और आज हम मौर्यकालीन प्रशासन डिस्कस करने वाले हैं कि मौर्य काल का किस प्रकार से उसकी प्रशासन रही है। ये सारी बातों हम समझने की पूरे यहाँ पे प्रयास करूँगा। मौर्य आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यकालीन हम प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे मौर्यन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सभी चीज़ें जो है हम आपको पढ़ने लगेंगे। अब यहाँ दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज। ये जो भारत का है ना, यह प्रथम बार सेंट्रलाइज किया गया इसका, यानी कि जिस प्रकार से अभी आप सभी को पता है कि हमारे पास एक सेंटर होते हैं, एक केंद्र होते हैं और फिर इसके स्टेट होते हैं, फिर जिला होते हैं, फिर आपका अनुमंडल होते हैं, फिर प्रखंड होते हैं, फिर पंचायत होते हैं, तब जाकर गांव होते हैं। इसी को कहते हैं केंद्रीकृत। इसी प्रकार से कुछ इसी टाइप से लगभग में से मौर्य काल में सबसे प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था। और एक केंद्रीय प्रशासन जो होते थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होते थे, इसकी प्रधान किंग्स यानी कि राजा को कहा जाता था। जिस प्रकार से भी पीएम वगैरह होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे राजा थे। इसके 5 प्रांत होते थे, है ना। कितने प्रांत भाई साहब उस समय, जैसे कि अभी आपको समझना है कि आपका भारत एक केंद्र है, तो भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य यानी 28 प्रांत है। उसी प्रकार से पहले 5 प्रांत थे और 28 राज्य के मुख्य को मुख्यमंत्री बोलते थे, लेकिन उस समय कुमार कहा जाता था, आर्यपुत्र कहते थे, या फिर इसे हम राष्ट्रिक इत्यादि नामों से जाना जाता था। अब उसके नीचे मंडल, ठीक है, आपका जिला लेवल का, इसको प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहते थे। उसके नीचे आपका विषय या आहार होते थे, इसे आहारपति या विषयपति कहा जाता था। और इसके बाद आपका ग्राम होते थे, इसको ग्रामनी कहा जाता था। इस प्रकार से कुछ इनके प्रशासन जो बटा हुआ था। सबसे पहले क्या था दोस्तों? केंद्र था। केंद्र के बाद आपका क्या था? तो प्रांत था। प्रांत के बाद मंडल था। मंडल के बाद विषय था। विषय के बाद ग्राम था। कुछ इस टाइप से इनकी प्रशासन जो थी डिफूट किया गया था। इसकी प्रशासन जो था आपका बटा हुआ था। अब समझते हैं, कुछ आगे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिगर भी है, कुछ इस टाइप से फिगर वगैरह। ये आपके राजा हुए, मंत्री हुए, ये आपके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी के सभी आपके ये इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। केंद्रीय प्रशासन का कुछ हम परिचय समझते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हम कुछ यहाँ पे परिचय समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी वो आपका केंद्रीय जो प्रशासन होते थे, वह आपका उसकी संपूर्ण प्रशासन के प्रमुख जो थे आपका राजा, केंद्रीय प्रशासन प्रमुख राजा। और इस राजा को हेल्प करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद हुआ करता था। यानी कि जिस प्रकार से आज एक केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं, उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद है। अब कुछ इस प्रकार से कुछ प्रमुख मंत्री इसमें होते थे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रमुख मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, और इसमें आपका पुरोहित आते थे, युवराज आते थे, सेनापति आते थे। पुरोहित कोई दूसरा नहीं था, पुरोहित जो है राजा का पुत्र ही हुआ करता था, राजा का बेटा हुआ करता पुरोहित, युवराज। उसके बाद ऊपर में पुरोहित, फिर युवराज, फिर आपका सेनापति। ये 3 चीज होते थे। पहला आपका पुरोहित थे, युवराज थे, युवराज राजा का बेटा ही हुआ करता था, या उसी का कुछ संबंधित बढ़िया वाला में से होना चाहिए था। अब ये आपका आपका सेनापति कमांडर, ये 3 प्रमुख इनके मंत्री थे। एक आपका पुरोहित, युवराज और आपका सेनापति। इसकी नियुक्ति उपदा परीक्षण जांच के बाद होती थी, है ना। उस समय एक परीक्षण होते थे, उसके इम्पॉर्टेंट जो होते थे, कुछ ट्रायल होते थे, इसका मतलब कुछ इसका टेस्ट वगैरह लिया जाता है। इसको उस समय कहा गया उपधा परीक्षण। कौन सा परीक्षण गाइस? उपधा परीक्षण। अब उसके बाद हम समझते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। कौटिल्य जो है एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। कौन दोस्तों? कौटिल्य। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में कुछ सिद्धांत दिए थे, इन्हीं के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यह कहा का शरीर के अंगों के तरह राज भी 7 अंग होता है। जिस प्रकार से शरीर के अंगों के समान राज के भी 7 अंग होते हैं, 7 इसका पार्ट होते हैं। सबसे कहा गया राजा। राजा जो था आपका शीर्ष, मतलब कि जो राजा का तुलना इन्होंने शीर्ष से की, जो आपका हेड होता है वो राजा था।
आँख, अमात्य का तुलना किया था आँख। जिस प्रकार से आप शरीर को, अगर आपके पास आँख नहीं, आप कुछ देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से उस समय अगर अमात्य जो था इसको देख रेख करता था। अगर अमात्य नहीं तो यहाँ पे भाई सारी चीज़ें जो है आपका प्रॉब्लम होने वाली, मेन काम यहाँ आपका अमात्य के यहाँ करने के लिए होता था। नेक्स्ट समझते हैं जनपद, क्षेत्र और जनसंख्या। जैसे कि पैर की तुलना इसे किया है, जिस प्रकार से बॉडी को चलने के लिए पैर चाहिए, उसी प्रकार से क्षेत्र और जनसंख्या चाहिए, इसको जनपद कहा गया। बाह का तुलना दुर्ग से किया है, और आपका धन का तुलना है आपका जो मुख धन का तुलना मुख से किया है। सेना का दंड जो है मस्तिष्क किसका किया है, तो अगर सेना का दंड नहीं होगा दिमाग किसका तुलना किया गया है। मित्र का तुलना आपका कान से किया गया है। तो ये आपका कौटिल्य का कुछ अष्टांगिक मार्ग था। कौन मार्ग दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। अब कुछ प्रमुख अधिकारी और इसके कुछ प्रमुख तीर्थ के बारे में हम समझने की प्रयास करते हैं। तो मुख्य अधिकारी, इसको चीफ ऑफिसर जो होते थे उसे तीर्थ या महापात्र कहा जाता था। तो इसके प्रमुख अधिकारी को हम क्या बोलते थे, चीफ बोलते थे या महापात्र। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, यही आपसे जल्दी नहीं बनेगा। कुछ यहाँ पे कॉमन कॉलम दिया गया है, इसमें 3 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 चार्ट आपको याद रखना, बहुत पूछता है। मंत्री को यानी कि कार्य क्या था, प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्य है। पुरोहित का काम धर्माधिकारी, धर्म से संबंधित बातें थे। युवराज का काम राजा का उत्तराधिकारी, युवराज मतलब राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता, ये भी आपका पूछा गया है, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी को समाहर्ता करते थे। सिंधाता की बात है, राजकीय कोषाध्यक्ष थे। प्रतिष्ठा की बात है, फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और व्यवहारिक जो आपके थे वह दीवानी न्यायालय के आपका मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी चाहिए। अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट ये क्या होते थे, तो विभिन्न विभागों के प्रमुख को होते थे। यहाँ विभिन्न जो विभाग है उसके कुछ प्रमुख होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या जो है आपका 27 था। विभिन्न विभागों के प्रमुख की संख्या क्या दोस्तों, तो आपका 27 था। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते थे। शुल्क अध्यक्ष, व्यापारिक कर प्रधान को शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा विभाग के आपका जो अध्यक्ष था उसको लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। नव्य अध्यक्ष, जहाज विभाग के जो होते थे उसको नव्य अध्यक्ष कहते थे। मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग वाला को हम लोग मुद्रा अध्यक्ष। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है, तो सीता कृषि याद रखना है हमेशा। शुल्क जो है व्यापारिक में शुल्क लगता है। लक्षणा जो है आपका मुद्रा से है ना। नव्या जो है आपका जहाज से है। और आपका मुद्रा अध्यक्ष जो है आपका पासपोर्ट विभाग थे। मुद्रा अध्यक्ष क्या थे, पासपोर्ट विभाग थे। अब यहाँ पे कुछ प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। किसका प्रांतीय प्रशासन क्या था, तो केंद्र प्रांत जो है आपका केंद्र जो है 5 प्रांतों या 5 चक्रों में विभक्त था। पहले इसका 4 था, बाद में 5 भी हो गए जब वो आपके कलिंग को जीता था उसके बाद। तो सबसे पहले इसके प्रमुख को हम राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कहते थे। क्या, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। तो इसके प्रमुख को ना आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जाना जाता था। तो जितना भी आपके प्रांत के प्रमुख को पहले बताए थे कि कुमार बोलिए या राष्ट्रिक बोलिए या फिर आर्यपुत्र बोलिए। राज परिवार का सदस्य, राज परिवार का सदस्य जो थे वो आपका अशोक जो अवंती का राजपाल था, और अशोक का पुत्र कुणाल, ये जो आपके थे अशोक का पुत्र कुणाल जो है वो आपकी तक्षशिला में थे। उसके बाद सहायता कौन करते, मंत्री परिषद, इनकी सहायता करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे। अब यहाँ 5 प्रांत और 5 प्रांत की काफ़ी इंपॉर्टेंट राजधानी। पहले 4 प्रांत थे, उत्तरा प्रांत, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और पूर्वी आपका प्रदेश या प्राची। उसके बाद 5वां बाद में कलिंग, जब इसको 261 BC में कलिंग का युद्ध के तहत इसको जब जीता था। और कलिंग का चर्चा जो है अशोक ने अपने खुद 13वें शिलालेख में कर किया है। कलिंग का चर्चा, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपको पता है कि गाइस कलिंग जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। क्या, हाथियों के लिए अपना कलिंग जो है वो आपका प्रसिद्ध था। तो ये आपको याद रखना, हाथियों के लिए अपना कलिंग प्रसिद्ध था। अब यहाँ कलिंग की राजधानी सबसे पहले से बात कर लेते हैं। तो कलिंग की राजधानी तोसली था। तोसली किसकी राजधानी, तो गाइस कलिंग की राजधानी जो है आपका तोसली था। खूब याद रखना है, कलिंग की राजधानी क्या था, तो कलिंग की राजधानी जो आपका था तोसली था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, क्या, तक्षशिला उत्तर में था तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी था। सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, और आपका प्राची की राजधानी जो आपका पाटलिपुत्र था। प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या था, आपका पाटलिपुत्र। फिर से उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, और आपका प्राची आपका पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी आपका था क्या था दोस्तों, तो आपका तोसली था। इतनी बात आपको समझ में आया।
उसके बाद नगर प्रशासन के बारे में समझते हैं, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं कि सर शहर में इसको किस टाइप से देखा जाता था। शहर का इसका प्रशासन जो आपका था वह कुछ इस टाइप से था। तो इसको बोलते हैं नगर प्रशासन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका ये क्या था सर, नगर प्रशासन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका देख रहे हैं यहाँ पे आपका कुछ न्यायपालिका बनाया हुआ है, कुछ इस टाइप से बढ़िया सा है, मतलब वो नगर में कुछ अलग व्यवस्था था। जानकारी के स्रोत मेगास्थनीज के इंडिका से मिला कि नगर पालिका भी था, नगर प्रशासन भी था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिला है, तो गाइस याद रखना है मेगास्थनीज की एक पुस्तक था इंडिका से, मेगास्थनीज का एक पुस्तक था इंडिका से, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलता है। प्रमुख नगर एस्टिनोमोई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी याद रखना है कि उस समय का प्रमुख नगर जो सिटी हेड था एस्टिनोमोई था। नगर प्रशासन में कुल 30 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 6 समितियों में बटा हुआ था, डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी। ये आपकी 6 कमिटियों में बटा हुआ था, 6 × 35 मतलब कि 30 सदस्य 6 कमिटियों में बटा हुआ था। पहली समिति जो था औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित था, जो भी आपका रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल एंड आपका आर्टिस्ट प्रोडक्शन से यानी कि औद्योगिक से संबंधित था। दूसरी समिति विदेशियों के मामले देखता था, ये विदेशी संबंधित मामले को देखता था। तीसरी समिति जन्म था मृत्यु का पंजीकरण था, तो तीसरी समिति याद रखना जन्म था मृत्यु का पंजीकरण। चौथी समिति व्यापार था वाणिज्य का विनिमय था, और पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर था, और छठी समिति जो आपका कर वसूलता था। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत इसको याद रखना, मेंस में काफी काम आने वाले में, पीटी में भी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। अब उसके कुछ गुप्तचर व्यवस्था भी थे। गुप्तचर व्यवस्था डिटेक्टिव सिस्टम क्या थे समझना दोस्तों, इनके गुप्तचर व्यवस्था क्या थे। तो सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था को गुण पुरुष कहा गया है ना, गुण पुरुष, गुप्तचर व्यवस्था को गुण पुरुष, और इसका प्रमुख को महामात्य सर्प कहा गया है, महामात्य सर्प। यहाँ पे गुण पुरुष की बात हम जब करते हैं तो इसमें संस्था जो ऑर्गेनाइज करता था, जो संस्था को संभालता था, उससे आपका संस्था जो थी वो एक ही स्थान पर कार्यरत रहते थे, लेकिन संचार कम्युनिकेशन जो था वो भ्रमणशील था। तो गुप्तचर व्यवस्था में 2 प्रकार के, एक संस्था था और एक अपना संचार था, एक संस्था और एक अपना संचार था। संस्था एक ही स्थान पर कार्य करते थे और संचार जो घूमते रहते भ्रमणशील, इसका प्रमुख को महामात्य सर्प कहा गया है, महामात्य सर्प कहा गया। अब इसकी कुछ राजस्व व्यवस्था समझते हैं, इनकी क्या क्या राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व, भूमि से यानी खेती वगैरह का लैंड रेवेन्यू। ये जो आपका भू राजस्व था यही आपका आय का मुख्य स्रोत था, भू राजस्व। इसकी भूमि की हम बात करते दोस्तों तो आप सभी को पता है सीता जो सरकारी भूमि उसको सीता कहा जाता था, भाग जो निजी भूमि जिसका प्राइवेट भूमि है उसे भाग कहा गया। अवेदा मातृक, किसकी बात हम करते हैं, अवेदा मातृक की बात करते हैं तो बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाने वाला स्थिति को हम कहते हैं अदेवा मातृक, अदेवा मातृक कहा जाता है। 3 बात याद रखना है, सबसे पहले एक अपना सीता है, सीता कौन भूमि को बोलते हैं, सरकारी भूमि को सीता बोला जाता है। कौन भूमि दोस्तों, सरकारी भूमि को सीता बोलते हैं। फिर अपना भाग है और भाग बोलते हैं निजी अपना भूमि को भाग बोलते हैं। फिर आपका अदेव मातृक है, तो ये आपका अदेव मातृक के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं बिना वर्षा की अच्छी खेती, बिना वर्षा की अगर अच्छी खेती हो जाती है तो उसे हम आपको अदेव मातृक कहा जाता है। भूमि कर यानी कि जो जमीन से टैक्स होते थे, लैंड टैक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो लैंड टैक्स जो उत्पादन का 1/6 या फिर आपका 1/4। कौटिल्य ने अपने पुस्तक से यह लिखा है कि जो उत्पादन था उसके 1/6, लेकिन मेगास्थनीज का पुस्तक में लिखा हुआ है कि यहाँ टैक्स जो था 1/4 था। क्या था, 1/4 था। बिक्री कर सेल टैक्स मूल्य का 10वां भाग था, सेल टैक्स मूल्य का 10वां भाग था। अन्य कर की बात करते हैं, अदर टैक्सेस की हम बात करते हैं तो रज्जू यह भूमि माप्य थी, वली ये धार्मिक कर था, बीवित ये आपका क्या, बीवित जो है वह आपका चारागाह टैक्स था। विविध क्या था आपका, चारागाह। फिर याद रखना है रज्जू, तो रज्जू टैक्स का नाम क्या है, भूमि माप से संबंधित है, भूमि माप है रज्जू। उसके बाद आपका बलि की हम बात करते हैं दोस्तों, तो बलि जो है
वो आपका धार्मिक कर था। कौन कर था? धार्मिक कर था। और आपका अगर बात करें विविध की, तो विविध जो था आपका चारागाह, जानवरों को चरने की चारागाह था। अकाल के समय कुछ राहत दिया जाता था, इसे हम लोग कह सकते हैं फैमिन रिलीफ। तो इस सारी टैक्स में राहत कब मिलती थी? तो याद रखना है, ये सभी टैक्स में राहत जो है अकाल के दौरान मिलता था। किसके दौरान दोस्तों? अकाल के दौरान इस सभी टैक्सेज में राहत दिया जाता था। इतनी बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आया, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझना है। सबसे पहले कुछ सैन्य प्रशासन के बारे में समझते हैं। इसकी जो आपका मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपका सैन्य प्रशासन क्या है। युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा गया। जितना भी युद्ध क्षेत्र है, तो इस युद्ध क्षेत्र से सेना का जो नेतृत्व करता, सेना का जो हेड था, उस अधिकारी को नायक कहा गया। क्या? नायक कहा गया। तो सिंपल से याद रखना है, युद्ध क्षेत्र से नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। कुल सैनिक आपका था इसका 6 लाख। कितना था? 6 लाख इसका कुल सैनिक था, जस्टिन के विवरण के अनुसार। मतलब कि जस्टिन एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया था कि इसका कुल सैनिक 6 लाख था। 50,000 अश्वारोही मतलब घोड़ा वाला, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। तो याद रखना है, 50,000 अश्वारोही घोड़ा की बात कर रहे हैं, 9,000 हाथी की बात कर रहे हैं, और आपका 8,000 रथ की बात कर रहे हैं। इसे लुटेरों की सेना भी कहा गया। जस्टिन ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा, और कहा पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार किया। ये जो आपके भारत का स्थिति है, ये वाला एरिया को हम बोलते हैं पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं। प्लिनी भी इसके बारे में कुछ बताया है, और कुछ प्लिनी का भी विवरण है। अब समझते हैं कि प्लिनी का विवरण क्या क्या है दोस्तों। प्लिनी का विवरण समझते हैं। इसमें 6 लाख आपका पैदल, जो प्लिनी का विवरण है, प्लिनी का विवरण इसमें 6 लाख पैदल सेना थे, और आपका 30,000 घुड़सवार घोड़ा वाला थे, और 9,000 हाथी। मतलब कि प्लिनी कह रहा है कि भाई 6 लाख पैदल सेना थे, 30,000 आपका घुड़सवार थे, और 9,000 हाथी थे। अलग अलग इतिहासकार ने इसके बारे में अलग अलग अपना राय प्रकट किए हैं। इसी राय को हमें समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी को सेनापति कहा गया। कमांडर, जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता, जो सबसे बड़ा होता, उसे कहा गया है आपका कमांडर कहा गया। उसे सेनापति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी को हम क्या बोलते थे? कमांडर बोलते थे, सेनापति बोलते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव 6 समितियों, प्रत्येक में 7 सदस्य द्वारा किया जाता था। जिसमें पहली समिति की बात है, यहाँ 6 पॉइंट समझते हैं। अन्य इसके अधिकारी थे अदर ऑफिसर से। इसमें आपका आयुधार आगा अध्यक्ष थे, और आपका 9 अध्यक्ष को जल सेना भी कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ समिति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। पहली समिति जो आपका जल सेना की व्यवस्था करती थी, जल सेना की व्यवस्था करती थी, नेवी समझ था। तो जल सेना में नेवी था। दूसरी समिति आपका सामग्री यातायात रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सेना की व्यवस्था करती थी। चौथी घोड़ा वाला की अश्वारोही की करती थी। पांचवा गज सेना की व्यवस्था करती थी, और छठा जो है आपका रथ सेना की व्यवस्था करती थी। इतनी सारी चीजें किया। अब इसके कुछ न्याय प्रशासन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका न्याय प्रशासन क्या रहा। तो सबसे सर्वोच्च न्यायालय राजा के पास था। देख रहे भाई से ये पूरा न्याय प्रशासन की बातचीत रहा लगा हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय किंग के पास था, राजा के पास था। जनपद न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थे वो राजू की अशोक के द्वारा चलाया जाता था। ग्राम न्यायालय ग्रामनी, ग्राम न्यायालय ग्रामनी। कठोर न्यायालय एवं दंड व्यवस्था यहाँ पे थी। कौटिल्य ने कहा है कि भैया धर्मस्थी दीवानी, आपका जो धर्मस्थी थी वो दीवानी से, धर्मस्थी व्यवहारिक न्यायालय जो था उसको दीवानी कहा गया, यहाँ धर्मस्थी को यहाँ दीवानी कहा गया। और कंटक शोधन मतलब जो अभी फौजदारी कहते हैं उसको उस समय कंटक शोधन कहा गया था, और ये आपका इसको प्रतिष्ठा भी कहा जाता था। ये आपका न्याय प्रशासन की चर्चा हम कर लिए हैं। अब हम समझते हैं मौर्य कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। किस प्रकार से मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था है, मौर्य सोशल सिस्टम्स है। अब यहाँ पे मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था कुछ किस टाइप से था, वो सारी के सारी बातें हमें समझना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे समझना है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था।
है ना। यहाँ पे किसकी प्रचलन थी, तो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था इसकी सामाजिक व्यवस्था में। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया था तथा अधिकार दिए गए थे। कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया तथा अधिकार दिए गए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। तो भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का काम कौन किया, मेगास्थनीज, जिसमें कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले दार्शनिक, इसको फिलोसोफर कहा गया। फार्मर, दार्शनिक, किसान, अहीर, अहीर कहा गया, कारीगर, ये आपका दार्शनिक थी, किसान थी, अहीर, ये वही अहीर यादव जी वाला लोग लिखते ना, अहीर, अहीर फलान सिंह, कारीगर, फिर आपका सैनिक, सोल्डर, निरीक्षक, और आपका मतलब इंस्पेक्टर, और आपका सभासद, ये आपका काउंसलर थे। तो ये आपका 7 प्रकार की हम बात करते हैं। दार्शनिक की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, अहीर की बात करते हैं, कारीगर की बात करते हैं, सैनिक की बात करते हैं, निरीक्षक की बात करते हैं, और आपका सभासद की भी बात किया जाता है। अब समझते हैं इसमें कुछ और फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2-3 फैक्ट और है। करा भाई से स्त्रियों को पुनः विवाह, विधवा विवाह या निगरोध प्रथा का अधिकार था। निगरोध प्रथा मतलब वो देवर से ब्याह कर सकता है ना, स्त्री जो है पुनः विवाह कर सकती है। कुछ इस प्रकार से आपका उस टाइम का कुछ आपको प्रशासन देखने को मिलेगा। शिक्षा केंद्र जो था आपका तक्षशिला, यही अपना तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना। तो शिक्षा का केंद्र आपका तक्षशिला था। कहता है भाई साहब वैश्या जो गणिका, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा, मतलब जो भी स्त्री अपने तन मन को बेचकर पैसा कमाते थे, अपनी इज्जत को रख कर पैसा कमाते थे, उसे रूपा जीवा कहा गया। ऐसे भी रूपा जीवा समझते हैं ना, मतलब जिसका रूप का जलवा, रूप का जलवा, जिसके पास रूप है वही तो ऑर्केस्ट्रा में नाचते, रूपा जीवा इसको बोला जाता था। अगला पॉइंट समझते हैं हम, जो मौर्यकालीन कुछ अर्थव्यवस्था है, उसके बाद कुछ आगे है। तो पहले हम क्या करते हैं, अभी आज हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले समझते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का। यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल थे। एग्रीकल्चर की बात की थी। सर्वश्रेष्ठ फसल जो था वो धान था, और बुरी फसल जो आपका था गन्ना था। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों, रिंग वेल्स का उपयोग किया जाता था। प्रमुख उद्योग सूत के कतई तथा बुनाई उद्योग था। व्यापारिक वाणिज्य का अधिकारी को हम लोग सनाध्यक्ष भी कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ और प्रमुख मार्ग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था। स्थल मार्ग लैंड और वाटर भी था। स्थल मार्ग उत्तरापथ जो बंगाल से पेशावर तक, आपकी दूसरा जो आपका दक्षिणापथ जो श्रावस्ती से पृष्ठस्थान तक। जल मार्ग में बड़ौची, बेरीगाचा, भृगकच्छा, बंदरगाह और आपका ताम्रलिप्त और आपका ताम्रलुक इत्यादि थे। कौटिल्य के जलमार्ग, कौटिल्य ने सबसे पहले जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बनाया था, और विनिमय के माध्यम से चांदी के पंचमार सिक्के की पन जो है आपका, विनिमय का माध्यम क्या है दोस्तों, चांदी के पंचमार सिक्के का पन है। मापन की इकाई भी थी। इसमें 2 चीज फेमस है, एक द्रोण था और एक आपका द्रोण, और आपका एक आपका था निवर्तन। द्रोण जो अनाज को मापने के लिए, और निवर्तन जो था वो आपका भूमि को मापने के लिए था। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम कल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको लगता है कि दोस्तों तक भी भेज जा सकते हैं, सो गाइस आप सभी लोग लुसेंट जी की क्लास को दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।